नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी सक्षम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम पिछले क्लास में हम कुणिद राजवंश के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो पौरव राजवंश से संबंधित है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम पौरव राजवंश की ओर चलते हैं। तो हमारा पौरव राजवंश जो कि मेनली ब्रह्मपुर राजवंश के नाम से भी हम इसे ही जानते हैं, पर्वताकार राजवंश के नाम से भी हम इसे ही जानते हैं। पौरव राजवंश के जो हमें तीन नाम मिलते हैं मेनली, ब्रह्मपुर राजवंश, पर्वताकार राजवंश और पौरव राजवंश। तो चलिए इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, हमें कहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। पौरव राजवंश की जानकारी जो देगा हमें तालेश्वर ताम्रपत्र देगा, दूसरी चीज़ हमें वैनचांग का विवरण देगा, तीसरी बात हमें हर्षवर्धन के अभिलेख, हर्षवर्धन के जो अभिलेख मिलेंगे हमें बांसखेड़ा व मधुबनी। तो हमें जो पौरव राजवंश था हमारा उत्तराखंड में स्थापित, इस बारे में जो जानकारी हमके तीन स्रोत हमें मेनली जो हम पे तीन स्रोत हैं वो हमारा पहला तालेश्वर ताम्रपत्र है, दूसरा वैनचांग का विवरण आएगा, तीसरा हम पे जो होगा हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख आएंगे। इन्हीं चीज़ों से हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से जो मेनली उत्तराखंड में पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है। यही इस राजवंश का महत्वपूर्ण जो जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत आएगा हम पे वो आएगा तालेश्वर ताम्रपत्र। तो चलिए इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम। मेनली बात है 1914 और 15 की। तो तालेश्वर जो क्षेत्र पड़ता है हमारा वर्तमान में अल्मोड़ा के विंध्याचल क्षेत्र के आसपास ये क्षेत्र है। तो तालेश्वर में एक पुराना मंदिर था 1914-15 में, इसका पुनरुद्धार किया जा रहा था। पुनरुद्धार के लिए इस मंदिर की खुदाई चल रही थी। तो इस खुदाई में स्थानीय लोगों को यहाँ से 2 ताम्रपत्र मिले हैं। यही ताम्रपत्र हैं जो पौरव राजवंश की जानकारी का स्रोत हम पे अभी तक हैं। तो इन ताम्रपत्रों में तालेश्वर को एक तो पर्वताकार राजवंश के रूप में दिखाया गया है। पर्वताकार राजवंश के रूप में जो जानकारी मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। इसी तालेश्वर ताम्रपत्र में इस वंश का जो संस्थापक दर्शाया गया है वो विष्णुवर्मन प्रथम। जो इस वंश का संस्थापक है विष्णुवर्मन प्रथम इस वंश का संस्थापक है। जबकि इस वंश का जो अंतिम राजा आएगा उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस अंतिम में सेकंड जोड़ देना। विष्णुवर्मन द्वितीय जो होगा वो इस वंश का अंतिम राजा होगा। अभी भी एक बात समझ लीजिए, पौरव राजवंश का जो संस्थापक राजा आएगा विष्णुवर्मन प्रथम इस राजवंश की स्थापना करेगा, जबकि विष्णुवर्धन द्वितीय इस वंश का अंतिम राजा था। तो चलिए हम थोड़ा, जब पौरव राजवंश थे इस टाइम उत्तर भारत में क्या राजनीतिक स्थितियां इस टाइम रही थी इस बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं। फिर पौरव राजवंश के प्रशासन पे आऊँगा, फिर इनके राजा हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा उत्तर भारत की स्थिति उस टाइम देख लेते हैं। हम पे उत्तर भारत में क्या था, मेनली हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा। जो हर्षवर्धन है, गुप्तों के बाद हर्षवर्धन राजा बना था। हर्षवर्धन 646 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हर्ष का जब पतन होता 646 ईस्वी में तो उत्तर भारत में भारी अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। जो हर्षवर्धन के स्थानीय सामंत थे ये सभी एक एक कर अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते। माना जब हर्ष की मृत्यु हुई तो एक के बाद एक राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा था। इसी देखा देखी में उत्तराखंड में पौरव राजवंश का जो सामंत था विष्णुवर्मन ने भी अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो यहीं से पौरव राजवंश की स्थापना हो जाती है। मेनली हम देखेंगे तो पौरव राजवंश की स्थापना 647 ईस्वी से 725 ईस्वी के मध्य हमें पौरव राजवंश की जानकारी मिलेगी, क्योंकि 725 ईस्वी में माना जाता कि मालवा के क्षेत्र में यशोवर्मन का राज्य स्थापित हो चुका था। यशोवर्मन जो कि पूरे हिमालयी क्षेत्र को जीत लेता है, तो माना जाता है कि 725 ईस्वी के आसपास पौरव राजवंश की भी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। यशोवर्मन की अधीनता पौरव राजवंश ने भी 725 ईस्वी के लगभग स्वीकार कर ली थी। ये स्थिति थी उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में थोड़ा उत्तराखंड की भी उस टाइम के करंट स्थिति पे चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तराखंड राज्य था हमारा, तो मेनली पौरव राजवंश हमारा गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य स्थित था। ये गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य जो हमारा पौरव राजवंश स्थित था, इधर देहरादून
हरिद्वार, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर रीजन, इस रीजन में हमारा शत्रुघ्न राजवंश स्थापित हो चुका था। ये भी एक शक्तिशाली राजवंश था, शत्रुघ्न राजवंश स्थापित हो चुका था। तराई क्षेत्र में देखेंगे हम तो तराई में हम पे गोविषाण राज्य स्थापित था, गोविषाण राज्य स्थापित था। इधर ही हमारा देवप्रयाग के आसपास, देवप्रयाग के रीजन में हमारा जो क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ पे कल्याण वर्मन ने भी अपना राज्य स्थापित कर चुका था। कल्याण वर्मन का राज्य इस समय स्थापित था। फिर उत्तर में जाएंगे तो जाड़गंगा, ये चमोली बॉर्डर वाला रीजन था। इस टाइम इस क्षेत्र में भोट राज्य, भोट राज्य या इसी को हम स्त्री राज्य की संज्ञा भी देते हैं, स्त्री राज्य, ये राज्य था। फिर भिलंग घाटी में जब हम जाएंगे तो भिलंग घाटी में सोनपाल ने भी अपना राजवंश स्थापित कर चुका था। तो ये पौरव राजवंश के टाइम जो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति थी वो इस प्रकार थी। देहरादून, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में हमारा शत्रुघ्न राजवंश स्थापित था। देवप्रयाग के आसपास वाला जो रीजन था हमारा कल्याण वर्मन ने यहाँ पे अपनी राज्य की स्थापना कर चुका था। उत्तर में देखें हम बॉर्डर एरिया में तो जो हमारा भोट राज्य, स्त्री राज्य, ये भी स्थापित हो चुका था। तराई क्षेत्र में गोविषाण राज्य हमारा स्थापित हो चुका था। तो चलिए जो हम बात करेंगे मेनली, जो कनिंघम साहब इस पौरव राजवंश को मानते हैं, ये हमारा चमोली में अलकनंदा नदी से जो शुरू होगा और यहाँ नेपाल में कर्नाली नदी के मध्य, अलकनंदा नदी से कर्नाली नदी, कर्नाली वर्तमान में घाघरा नदी है जो कि नेपाल में स्थित है। तो कनिंघम ने इस राज्य का जो विस्तार बताया वो बताया है अलकनंदा से कर्नाली नदी के मध्य, लगभग मध्य गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के रीजन में हमारा पौरव राजवंश स्थापित था। फिर अब देखते हैं, हम थोड़ा चर्चा करते हैं वैनचांग। वैनचांग भी इस क्षेत्र में आया था। वैनचांग जब हर्षवर्धन के काल में पहले हरिद्वार पहुंचा था, फिर हरिद्वार से यात्रा करते हुए ब्रह्मपुर के क्षेत्र में गया था। इस ब्रह्मपुर को इसने पोलो कीमो पूलो, इस ब्रह्मपुर क्षेत्र को जो हर्षवर्धन, ये वैनचांग जो नाम देगा हमारा पोलो कीमो पूलो के नाम से संबोधित करेगा। फिर इसका जो विस्तार बताएगा ये 6667 मील क्षेत्र में ये इसका विस्तार बताएगा। ब्रह्मपुर राज्य था। ये चारों ओर, इसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। इसी पहाड़ियों के कारण इसे पर्वताकार राजवंश की संज्ञा भी मिलेगी। ब्रह्मपुर एक सुंदर राज्य था, इस कारण इसे चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे पर्वताकार राज्य की संज्ञा भी हम देंगे। फिर देखेंगे तो वैनचांग इस ब्रह्मपुर को इंद्र की नगरी, वो नगरों में सुव्यवस्थित शहर, इंद्र की नगरी की संज्ञा भी वैनचांग इसे देगा। नगरों में सुव्यवस्थित शहर की संज्ञा भी वैनचांग ब्रह्मपुर राज्य को देगा। चलिए हमें तो वैनचांग का विवरण मिलेगा तो मेनली हमें ब्रह्मपुर के लिए पोलो कीमो पूलो का उल्लेख वैनचांग इसमें करेगा। फिर वैनचांग की एक बुक है सीयू की, इसी बुक में वैनचांग ने पोलो कीमो पूलो के नाम से ब्रह्मपुर के संज्ञा दी है। फिर इसी को 667 मील की परिधि में ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार बताया है। फिर पर्वताकार राज्य की भी संज्ञा मिली है इसे। इंद्र की नगरी और सुव्यवस्थित शहर वैनचांग ब्रह्मपुर राज्य को उल्लेख करेगा। फिर चलते हम अब इनके राजवंश पे। तो राजवंश जो पौरवों का राजवंश था, पौरव राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार, मेनली हम तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार देखेंगे तो विष्णु वर्मन प्रथम, याद रखिएगा ये शब्द, विष्णु वर्मन प्रथम जो राजा होगा वो इसका संस्थापक होगा, पौरव राजवंश का संस्थापक। तो ये बात याद रखिएगा, पौरव राजवंश का जो संस्थापक होगा विष्णु वर्मन प्रथम इस राजवंश की स्थापना करेगा। फिर इसके ये एक स्वतंत्र शासक था। फिर इसके बाद इन्हीं का पुत्र शर्ववर्मन राजा बना, ये भी कुछ समय तक यहाँ का शासक रहा। फिर मेनली जो ये शुरू के दो राजा हुए हैं पौरव राजवंश में, जो प्राइमरी दो राजा हुए हैं ये स्वतंत्र शासक तो थे लेकिन संप्रभुत्व संपन्न शासक नहीं थे, क्योंकि ये हर्षवर्धन के जो उत्तराधिकारी थे उनके प्रति ये समर्पण का भाव रखते थे। जो इनका समर्पण का भाव था वो हर्षवर्धन के उत्तराधिकारियों के प्रति इनका समर्पण का भाव था, इसलिए हम इन्हें सर्वसंपन्न राजा नहीं मानेंगे। अब हम पे जो तीसरा राजा आएगा अग्निवर्मन इस
राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था अग्निवर्मन, नाम ही में अग्नि है जिसके। इसने ही इस राजवंश की जो विस्तार था अपने चारों ओर, इसने जो अग्निवर्मन था इसने अपने राज्य का विस्तार अपने चारों ओर फैलाया। इसके जो इसका प्रतापी होने का जो इसका स्रोत मिलता हमें, इसके द्वारा धारण की गई महाराजा अधिराज, ये शब्द याद रखिएगा, महाराजा धीराज की उपाधि ये धारण करेगा। इसी उपाधि से हम यह अनुमान लगाएंगे कि यह एक, जब महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा मतलब ये सर्वसंपन्न राजा है, सर्वसंपन्न या प्रभुता संपन्न जो आएगा हम पे, ये पहला राजा होगा इस राजवंश का जो अपने सर्वसंपन्न या प्रभुता संपन्न राज्य की जानकारी हमें देगा। इसकी दो उपाधियां हम पे मेनली मिलेंगी, पहला महाराजा धीराज, दूसरा परम भट्टारक। जो उपाधियाँ इनकी मिलेगी, महाराजा धीराज और परम भट्टारक की दो उपाधियाँ ये लेगा। इसी से हम इसका ये चीज़ लगाते हैं कि इसने राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था, इन्हीं विस्तार के कारण महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि ये लेता है। तो चलिए, ये था अग्निवर्मन। अग्निवर्मन के बाद जो अगला राजा इस राजवंश में आएगा वो हमें इस राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी देगा, वो था द्युतिवर्मन। मेनली जो तालेश्वर ताम्रपत्र हैं, तालेश्वर से एक नहीं दो ताम्रपत्र हमें मिलते हैं। पहला मिलेगा हमें द्युतिवर्मन का ताम्रपत्र, जो मेनली तालेश्वर ताम्रपत्र है द्युतिवर्मन ही का है, जो कि ये अपने राज्य के 5वें वर्ष जब राजा बनता तो ये 5वें वर्ष में द्युतिवर्मन एक ताम्रपत्र जारी करता है, यही वो तालेश्वर ताम्रपत्र है। इसी में द्युतिवर्मन अपने पिता अग्निवर्मन की उपाधियों के बारे में उल्लेख करेगा। फिर द्युतिवर्मन भी महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि लेता है। फिर इसी तालेश्वर ताम्रपत्र में द्युतिवर्मन अपनी प्रशासनिक इकाई के बारे में हमें जानकारी देता है। जो इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, तो इनका प्रशासन था, प्रशासन की इकाई को सुव्यवस्थित किया था जो तालेश्वर में, तो वो द्युतिवर्मन ने किया था। मेनली इन्होंने जो प्रशासनिक इकाई थी, इनकी प्रशासनिक इकाई जो थी वो गुप्तकालीन, मौर्यकालीन और हर्षवर्धन से तो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। हर्ष के प्रशासन में जो जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी एज इट इज जैसा का तैसा इन्होंने अडॉप्ट किया अपने प्रशासन में। तो मेनली कभी हमें ग्रुप सी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम हर्षवर्धन का जो प्रशासन था उससे रिलेट करते हुए हम पौरव राजवंश के प्रशासन को भी पढ़ सकते हैं। हमें बहुत हेल्पफुल करेगा ये चीज़ें, ऑप्शन डिलीट करने में बहुत मदद करता है ये चीज़ें, याद रखिएगा। तो जो प्रशासन इकाई का व्यवस्थित किया था वो द्युतिवर्मन ने किया था। फिर द्युतिवर्मन के बाद अंतिम राजा जो इस वंश का आएगा वो आएगा हम पे विष्णुवर्मन द्वितीय। राज्यकाल के 18वें वर्ष में एक ताम्रपत्र जारी करेगा। तालेश्वर से दो ताम्रपत्र मिले हैं, पहला द्युतिवर्मन का, दूसरा विष्णुवर्मन द्वितीय का। ये भी अपने राज्यकाल के 18वें वर्ष में एक ताम्रपत्र जारी करता है। इसी ताम्रपत्र में ये अंतिम राजा था। माना जाता है कि यशोवर्मन ने हिमालयी क्षेत्र में आक्रमण कर इस हिमालयी राज्य को जीत लिया था और विष्णुवर्मन द्वितीय जो कि यशोवर्मन की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अंतिम राजा जो पौरव राजवंश का था विष्णुवर्मन द्वितीय था। पहला राजा जिसने इस वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्मन प्रथम था। पहला संप्रभुता संपन्न राजा अग्निवर्मन था। तो चलिए अब इनका थोड़ा बहुत प्रशासन देख लेते हैं, इनकी राजस्व व्यवस्था भी हम देखेंगे। प्रशासन में देखिए जो मेन था जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, किसी भी राज्य में प्रशासन करने की ये तीन महत्वपूर्ण शक्ति होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब पौरव राजवंश पढ़ेंगे हम तो इसमें जो ये तीनों शक्ति थी ये राजा में निहित थी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति राजा में थी, मतलब राजा एक सर्वोच्च सत्ता थी पौरव राजवंश में। जब ये तीनों राजा में निहित थी तो ये भी मान सकते हैं हम कि राजा निरंकुश था। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे वो निरंकुश। लेकिन जो इनकी उपाधियों इनके तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है कि राजा निरंकुश होते हुए भी प्रजा के कल्याण में कार्य करता था। तो अब आते हैं इनके प्रशासन पे। इनके प्रशासन में एक पद मिलता है हम पे मेनली कुमारामात्य। कुमारामात्य का उल्लेख भी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है। ये जो था कि कुमारामात्य आने वाला राजा या इसे ही हम युवराज, मेनली ये राजा का पुत्र होता था। आने वाला राजा जो था उसे कुमारामात्य के नाम से हम जानते हैं। फिर इनके उसमें एक और पद आता है हम पे महामात्य।
महामात्य, महामात्य बोले या अमात्य भी कहते हैं हम इसे, या हम है इससे सर्व विषयपति। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही है, महामात्य, अमात्य या सर्व विषयपति। इसका वर्तमान समय में हम इसकी तुलना करते हैं तो हम इसकी तुलना प्रधानमंत्री से भी कर सकते हैं। ये उस टाइम का एक महत्वपूर्ण पद था जो कि राजा के बाद सर्वोच्च पद था प्रशासनिक इकाई के रूप में। ये राजा को सलाह भी देता था। तीसरा पद जो हम पे आएगा, अब आएगा बला अध्यक्ष। ये सेना का संगठन करता, सेना का संगठक, सेना का गठन करता था, संगठन करता। जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था वो बला अध्यक्ष नहीं कहेंगे हम उसे, हम जो सेना का सर्वोच्च सेनापति था वो राजा ही था। बला अध्यक्ष जो था हमारा सेना का संगठन करता था। इसी के अधीन तीन पद हमें देखने को मिलेंगे मेनली। जयनपति, जयनपति पद का उल्लेख भी तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है। जयनपति बोले तो हम ये माने कि उस टाइम सेना तीन भागों में विभक्त थी। एक थी हमारी पैदल सेना, दूसरी थी हमारी घुड़सवार सेना, तीसरी थी हमारी गज सेना। तो ये तीन सेना पर विभक्त थी। फिर ये तीन सेना जो थी कि बलाध्यक्ष के अधीन ही रहती थी। सेना में जैनपति जो पद मिलेगा हमें, ये पैदल सेना का प्रमुख होगा। पैदल सेना का जो प्रमुख मिलेगा हमें वो जैनपति। गज सेना जो हाथियों की हम पे सेना थी, इसका प्रमुख जो हम पे मिलेगा वो मिलेगा हमारा पीलूपति। या इसी का ऑब्लिक करके मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, गजपति। गजपति या पीलूपति के नाम से तालेश्वर में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। जो हस्ती सेना का प्रमुख था पीलूपति, जो पैदल सेना का प्रमुख था जयनपति, तीसरा जो अश्व सेना का प्रमुख था या घुड़सवार सेना का प्रमुख था ये था अश्वपति। ये मेनली बलाध्यक्ष के अधीन कार्य करते थे ये तीनों। तो ये हमारी सेना थी। फिर इसमें एक और पद आता है राजगुरु। मेनली राजगुरु का जो कंसेप्ट है ये इन्होंने हर्षवर्धन के प्रशासन से लिया है। राजगुरु राजा को सलाह देने का कार्य करता था। अब हम पे जो अगला पद आएगा इनके पुलिस व्यवस्था से भी देख लेते हैं हमें। दंडपाशिक। दंडपाशिक जो कार्य था या आंतरिक शांति। आंतरिक शांति बोले तो आज के टाइम पे हम जो देखेंगे तो पुलिस व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक जो दंडपाशिक था ये आंतरिक शांति की व्यवस्था देखता था। जब भी हम देखेंगे हमारे क्षेत्र में आजकल के वर्तमान समय में देखेंगे तो कभी भी अशांति का माहौल पैदा होता तो पुलिस सबसे पहले आती थी। इसीलिए जो दंडपाशिक था ये उस टाइम का आंतरिक शांति देखता था। ये वर्तमान समय में पुलिस से हम इसकी तुलना करेंगे। फिर इनमें एक और पद मिलेगा प्रतिहार। जो राजमहल में आने जाने वालों पे नज़र रखता था वो था प्रतिहार। राजप्रसाद, प्रसाद जो है कि महल का पर्यायवाची शब्द है, इसको भी याद रखना। राजप्रसाद में आने जाने वालों पे जो नज़र रखता था, आने जाने वालों पे जो नज़र रखेगा वो प्रतिहार होगा। फिर एक और पद हम पे मिलेगा शुभकारापति। शुभकारापति जो होगा कि भोजन व्यवस्था का प्रमुख होगा, भोजनालय को देखेगा शुभकारापति। तो चलिए ये था इनका प्रशासन। अब थोड़ा इनके राजस्व नीति भी देख लेते हैं। मेनली जो प्राचीन समय में जो राजस्व व्यवस्था थी वो मनुस्मृति पर आधारित थी। मनुस्मृति में कहा गया कि राजा प्रजा की भलाई के लिए कर वसूल सकता है, जो कर की 1/6 भाग होगा। इसका उल्लेख भी हम पे मनुस्मृति में कहा गया है। तो मनुस्मृति से ही इन्होंने अपना राजस्व लिया था। इनका जो राजस्व था वो राजस्व कर था जो वो 1/6 भाग था। इसी कारण इन्हें षडभागी, जो छठा भाग राजा को दिया जाता था कर के रूप में, इसी कारण ये राजा षडभागी भी कहलाए। फिर इनमें जो पौरव राजवंश में था इनमें 2 कर मुख्यतः प्रमुख थे। पहला भाग, दूसरा भोग। ये दोनों अलग अलग कर थे, भाग और भोग। भाग कर मेनली जो देखेंगे तो हम कृषि पे लगता था, भूमि पे लगता था भाग कर। जो भाग कर होगा वो मेनली भूमि कर था। याद रखिएगा ये बात, भाग कर भूमि कर था। भाग कर को वसूलने वाला भागिक, भाग कर भूमि कर और भाग कर को वसूलने वाला भागिक। ये था भूमि कर जो कि 1/6 था, भूमि कर। इसे वसूलने वाला हम पे जो पद मिलेगा वो मिलेगा भागिक। और जो अन्य कर थे, जो भूमि कर को छोड़ के जो अन्य कर थे इन्हें भोग कहते थे। भूमि कर भाग, भूमि कर को छोड़ के जो अन्य कर मिलेंगे इन्हें भौगिक कहेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि जो क्लास चलेगी थोड़ा स्लो चलाइए। एक बात बताता हूँ कि जो क्लास स्टार्ट की थी हमने, तो हमें क्रैश कोर्स के रूप में कहा गया था कि 2 महीने में क्रैश कोर्स ख़त्म करना है, पर तब भी आप लोगों ने जब इतना ही कहा तो थोड़ा बहुत क्लास को स्लो करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। बेसिकली एक बार समझा दिया तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकायदा आपको केवल इतना करना है कि थोड़ा बहुत आप नोट्स बनाते रहिए, जो कि लास्ट टाइम पे बहुत काम आते हैं। जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो आदमी बहुत हबड़ तबड़ करता है, इस टाइम पे नोट्स बहुत काम आते हैं आपके, तो इसलिए थोड़ा बहुत नोट्स बनाते हुए चलिएगा। लास्ट हफ्ता जो एग्ज़ाम का होता है उसमें पढ़ने के लिए बहुत आपकी मदद करता है आपके नोट्स। तो चलिए, जो भोग कर था वो अन्य कर थे, जो भाग कर था वो भूमि संबंधित कर था, भोग कर को वसूलने वाला भौगिक, भूमि कर को वसूलने वाला भागिक। तो देख लीजिए 2 चीज़ यहाँ पे आती है, भाग कर भूमि कर, भोग कर अन्य कर। भाग कर को वसूलेगा भागिक, भूमि कर को वसूलेगा भौगिक। तो इनकी सहायता के लिए मेनली ग्रामीण क्षेत्र में जो कर वसूली के लिए, जो मेनली ग्रामीण क्षेत्र में इनकी सहायता के लिए कुलचारिक का पद था। तो कुलचारिक वर्तमान परिस्थितियों में देखें हम तो आजकल लोअर पीसीएस का भी पेपर आया है, तो एक कुलचारिक जो एनटी था वर्तमान में तहसीलदार, नायब तहसीलदार नहीं तहसीलदार, इससे हम इसकी तुलना करते हैं। जो कुलचारिक का पद मिलता है हम पे वर्तमान टाइम पे, ये तहसीलदार का पद था, ये कि ग्रामीण, जिसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली का प्रमुख होता था। तो चलिए, ये थी इनकी राजस्व प्रणाली। अब इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये हमें तालेश्वर ताम्रपत्र होता है, इससे हमें जो जानकारियाँ मिलती है, एक तो इसमें द्रोणवापम, कुल्यवापम नामक जानकारी भी हमें मिलते हैं, जो कि भूमि मापन से संबंधित जानकारी थी। मेनली जो द्रोण मापन और कुल्यवापन था, इसी में एक सबसे बड़ी इकाई इनकी और आती है खारवापम। ये तो भूमि की मापन थी। अब जो इस तालेश्वर ताम्रपत्र का अंतिम लाइन है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। तालेश्वर ताम्रपत्र में एक चीज़ का विशेष उल्लेख किया गया है, कार्तिकेयपुर का उल्लेख किया गया है, लेकिन कार्तिकेयपुर राजवंश के रूप में नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो कार्तिकेयपुर का उल्लेख इसमें तालेश्वर ताम्रपत्र में किया गया, वो राजस्व गांव के रूप में किया गया। राजस्व ग्राम था इनका कार्तिकेयपुर। तो इसी चीज़ से हम ये अनुमान लगाते हैं कि तो पौरव राजवंश था, ये कार्तिकेयपुर राजवंश से पहले का स्थापित था, क्योंकि इसमें कार्तिकेयपुर जो गांव को राजस्व ग्राम की संज्ञा दी गई है। जो कार्तिकेयपुर था, तालेश्वर ताम्रपत्र में इसका उल्लेख हुआ है कार्तिकेयपुर का, लेकिन राजवंश के रूप में नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें इसको राजस्व ग्राम की संज्ञा दी गई है। राजस्व ग्राम था इनका कार्तिकेयपुर। तो इसी से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो पौरव राजवंश था, ये कार्तिकेय राजवंश से पहले स्थापित हो चुका था। तो ये चीज़ें हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। ये चीज़ें हमारे पौरव राजवंश से संबंधित थी। इस चीज़ों में मैं आपका लगभग पूरा टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा पौरव राजवंश यहीं पे ख़त्म होता है। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हमारा अगला क्लास होगा कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि हमारा राजवंश स्थापित हो चुका है। यहाँ पे हमें जानकारी के ज़्यादा स्रोत हैं, तो फैक्ट भी ज़्यादा बनेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि ये जो प्राचीन इतिहास था थोड़ा बहुत बोरिंग भी था। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।